मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट आज पुनः आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। जैसे आपको मालूम है कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आपको झूठा मुकदमा नहीं लड़ना है। अगर झूठे मुकदमे से बचना है तो आपको क्या करना है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 482 CRPC के तहत, जो कि माननीय उच्च न्यायालय को इनहेरिटेंस पावर है, आप एक एप्लीकेशन वहाँ अपने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल करा करके और स्टे करा सकते हैं। अब उस FIR को क्वेश करा सकते हैं, उस मामले को ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैं बता रहा हूँ कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जब हम 482 CRPC में हाई कोर्ट जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज में माननीय उच्च न्यायालय प्राइमा फेसाई को देखते हुए वो उस मुकदमे को क्वेश नहीं करती है, नोटिस कर देगी विपक्षी को, आपके मुकदमे को स्टे कर देगा और फिर उसके बाद आपका मुकदमा जो होता है वो लंबा चलते रहता है, कहीं ना कहीं पेंडिंग होता है। लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई दूसरा आपके पास रास्ता है? तो जो आज का वीडियो है मेरा वो इसी पर है कि अगर कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में जाने को डिजर्व नहीं करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट करे, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा? वो क्या मुकदमा ट्रायल ता जिंदगी लड़ता रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट में व हाई कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, बल्कि यूँ कहें करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के पास लीगल रेमेडीज़ क्या है, तो उस पर आज का मेरा वीडियो है। और मैं फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लीगल चर्चा हमारी है उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबावें और अपने शुभचिंतकों के बीच में आप शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं, और कोई टेलीफोन करते हैं, फ़ोन करते हैं तो भी मैं आपको अपनी जहां तक हमारी अपनी लीगल जानकारी है मैं आप तक शेयर करता हूं। तो आइए आज का जो वीडियो है इसी पर है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई फर्जी या फैब्रिकेटेड आधार बना करके कोई मुकदमा कर दिया, FIR कर दिया, तो उसमें हम कैसे बचें। कोई सामान्य व्यक्ति है, हाई कोर्ट जाने की उसके पास पैसा नहीं है, तो मित्रों ध्यान रखें, जैसे पुलिस FIR करती है उसके बाद 173 जो CRPC है हमारा और 193 जो BNSS है उसके तहत पुलिस माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आप क्या करते हैं, उसमें जाकर के आप अपनी जमानत कराते हैं, क्योंकि नोटिस होती है। और ख़ासकर जो बड़े मामले हैं, जो 7 साल से ऊपर के मामले हैं, तो उसमें सामान्यतः आपको जमानत कराना पड़ता है। जमानत कराने के बाद में आप के खिलाफ जैसे ही माननीय न्यायालय संज्ञान लेती है तो उसमें 227 जो हमारी CRPC है और 250 BNSS, क्योंकि दोनों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो ओल्ड कानून है वो CRPC के तहत चलता है और जो नया है वो BNSS के तहत चलता है। तो अब चूंकि ये 1 जुलाई 2024 के बाद जो नया कानून आपका आया है, तो इसलिए हमें दोनों बात आपको बताना पड़ता है कि आप माननीय न्यायालय में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दें, आप 227 CRPC के तहत या 250 BNSS के तहत। और जैसे डिस्चार्ज एप्लीकेशन देंगे आप, तो वहाँ पर जो माननीय न्यायाधीश महोदय होते हैं वो आपके ग्राउंड को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को फैब्रिकेटेड किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मैं कहूँ कि पति पत्नी के विवाद में अक्सर देखा गया है कि 376 लगा दिए जाते हैं, 377 लगा दिए जाते हैं। तो उस स्थिति में भी क्या है, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के तमाम ऐसे रूलिंग हमारे बीच में है कि ये सारगर्भित नहीं है और ये जो आरोप है वो झूठे आरोप हैं, तो जो मुकदमों की जो साइटेशन है उसको आप उस पटल पर रख करके और डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे करके भी आप अपना मुकदमा ख़त्म करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप A to Z सारे गवाह का गवाही माननीय न्यायालय में गुजरे, उसके बाद आप लास्ट स्टेज में जा करके और तब अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करके ही अपनी बात करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुकदमे की प्रथम दृष्टया जैसे ही आपको लगता है कि फर्जी मुकदमा है, आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अक्सर हम लोग के पास लोग कहते हैं साहब हमें मुकदमा लड़ते हुए 20 साल हो गया, 25 साल हो गया और तारीख पे तारीख चल रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उस स्थिति में भी
मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपका मुकदमा 3 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर अगर चल चुका है तो आप अपने मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करें व माननीय उच्च न्यायालय में आप रीट दाखिल करें, मिसलेनियस रीट दाखिल करें और एक्सपीडाइट कराने का मुकदमे को आपके पास पावर होता है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट देखती है कि हाँ ये मुकदमा इतना लंबा समय चल रहा है और इसमें गवाह नहीं गुजर रहे हैं और अभी तक मुकदमा पता चला कि प्राइमरी स्टेज में है, तो वहाँ पर जाकर के भी आप मुकदमे को 3 महीने, 4 महीने या यूँ कहें कि 6 महीने, जैसा माननीय उच्च न्यायालय उचित समझती है वहाँ पर ऑर्डर करती है और फिर वहाँ से ला करके आप यहाँ दाखिल कर सकते हैं। तो उस स्थिति में भी आप शोषण से बचेंगे, क्योंकि जो मुकदमे आपके लंबे चलते हैं, ये इस धारणा से आप बाहर आइए कि आपके एडवोकेट की गलती से या न्यायालय की गलती से ही मुकदमा चलता है। ऐसा नहीं है। आप भी अगर लंबा उसको अनावश्यक खींच रहे हैं, तारीख पे नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस मुकदमे में कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है। और आरोप प्रत्यारोप किसी और पे लगाने से बेहतर है कि कानूनी समझ को आप भी डेवलप करें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी सोए हुए व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। न्याय उसी को मिलता है जो जगा हुआ व्यक्ति है, जिसको थोड़ी सी भी कानून की समझ है, तो आप शोषण से, प्रताड़ना से बचेंगे आप। और जो 2 स्टेज मैंने बताया कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा करके माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष आप अपनी बात रख सकते हैं और उस स्थिति में पत्रावली का अवलोकन करके और वो मामला आपका समाप्त किया सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब न्यायालय में 2 पक्ष लड़ते हैं तो पेशबंदी में या झूठे ग्राउंड बना करके या यूँ कहें कि पत्नी या पति एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके, जैसे मान लीजिए कि उस पटल पे, उस जगह पे उसका पति नहीं रहता है और झूठी आधार बना करके, बात की बतंग बना करके, बोस्टिंग करके, कुछ ऐसे फैब्रिकेटेड जो आपके साक्ष्य हैं वो गढ़ करके और न्यायिक पटल पे लाते हैं या पुलिस को देते हैं और उस आधार पर शोषण के शिकार आपको बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन देने के बाद में न्याय मिल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि नाते रिश्तेदार हैं, आपके शुभचिंतक हैं या जिसने शादी कराया उस मामले में भी उनको घसीट लिया गया। तो इन बिंदुओं पर भी आप ध्यान रखें कि अगर कोई झूठा मुकदमा कर रहा है तो इस स्थिति में आपके पास 2 विकल्प है कि आप 482 CRPC में जाएं, या अगर डिजर्व नहीं करते हैं तो उसी न्यायिक पटल पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा करके और आप अपना जो भी आपके एडवोकेट हैं उसके माध्यम से आप कहिए कि साहब हमारा मामला ये मजबूत है और क्यों ना चार्ज के ग्राउंड पर ही हम डिस्चार्ज अपने मुकदमे को कराएं। क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब ही है कि आप को एक लंबी एक प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। और 1% मान लीजिए कि अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपके न्यायाधीश महोदय खारिज कर देते हैं तो भी आप उस ऑर्डर को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय जाकर के आप उस मुकदमे को समाप्त करा सकते हैं। आपके पास ये भी एक अवसर होगा, तो एक लंबी ट्रायल प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।